सो वेलकम टू द क्लास। और जल्दी चालू कर दिया मैंने क्लास। ओके, कोई नहीं। आज ज्यूरिस्प्रूडेंस की लास्ट क्लास होगी। ज्यूरिस्प्रूडेंस में कोई बेयर एक्ट है नहीं, इसलिए हम सिलेबस के मुताबिक पढ़े हुए हैं। और ज्यूरिस्प्रूडेंस की परिभाषा पढ़ने के बाद उसमें जो स्कूल्स होते हैं हमने वो पढ़ा। आज लास्ट स्कूल है, इसके बाद एक PIL है जो कि फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में आपने पढ़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर ये स्कूल्स ही आपने तैयार कर लिया तो आपका लगभग फर्स्ट पेपर हो जाएगा। सेकंड पेपर की तरह, सेकंड सेमेस्टर की तरह टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्या पता ना आए कि सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर का ही सिलेबस पूछ लिया था। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जो सिलेबस में थर्ड सेमेस्टर में वही आने वाला है। ओके, तो लास्ट जो स्कूल है वो है रियलिस्ट स्कूल, ठीक है। इसका विकास 20वीं शताब्दी में हुआ है। और ओके, अगर ये सिलेबस तुमने तैयार कर लिया, क्वेश्चन आंसर जो नोट्स मैंने बनाया हुआ है, इसीलिए मैंने इसको अच्छे से समझाने के लिए PPT के फॉर्म में ही बनाया है, ठीक है। तो तुम्हारा LLM के लिए भी रास्ता साफ हो जाएगा, ठीक। और नेट में भी इसी से पूछ लेंगे, इससे बाहर नहीं पूछेंगे। नहीं, देखो ज्यूरिस्प्रूडेंस जब हम पार्ट सेकंड पढ़ेंगे ना, पार्ट सेकंड कहाँ पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे उसको LLB फोर्थ सेमेस्टर में, ठीक है। वहां पर भी कुछ क्वेश्चन आएगा, कुछ क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। ओके, आज लास्ट स्कूल है। होप कि तुम लोग ने पुराना देखा हुआ है। तो रियलिस्टिक स्कूल है। और रियलिस्टिक विधि शास्त्र 20वीं शताब्दी में एक ऐसी विचारधारा के रूप में उभरा जिसने परंपरागत और सैद्धांतिक विचारधारा विधि शास्त्र, विशेषकर जॉन ऑस्टिन के विश्लेषणात्मक प्रत्यक्षवाद और 19वीं शताब्दी के यांत्रिक विधि शास्त्र का विरोध किया। तो तुम्हारे सिलेबस के लास्ट यूनिट में ये एक स्कूल जो हम देखते हैं रियलिस्टिक वाला, ये बहुत मॉडर्न है क्योंकि ये 19th एंड 20th सेंचुरी में डेवलप हुआ है। सोशियोलॉजिकल स्कूल भी इसी के दौरान डेवलप हुआ है, बट ये वाला ज्यादा मॉडर्न क्यों हम मान रहे हैं, क्योंकि ये एनालिटिकल स्कूल के विरोध में आया है। एनालिटिकल स्कूल क्या है, इसकी क्लास देखना, वहां पता चलेगा, ठीक है। नाउ, अर्थ क्या है रियलिस्टिक स्कूल का। ओके, उससे पहले एक बात बतानी थी। हम सारा सिलेबस अब PPT में ही करेंगे, सारा A to Z। ओके, तो PPT में करेंगे तो जाहिर सी बात है उतना बड़ा नोट्स नहीं रहेगा जितना बड़ा हम ग्रुप में नोट्स देते हैं और फिर उस नोट्स को डिस्कस करते हैं। तो क्या करेंगे, नोट्स नहीं देंगे, नोट्स देंगे। तुम लोग को ग्रुप में नोट्स देंगे और हम लोग सिर्फ नोट्स को अपने PPT में डिस्कस करेंगे शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, जैसे माइंड मैप बना के करते हैं। और जिस सब्जेक्ट में बेयर एक्ट है उनका हम बेयर एक्ट भी पढ़ेंगे, क्योंकि बिना बेयर एक्ट आए किसी सब्जेक्ट को पढ़ाना मेरी लाइन में नहीं है, ठीक है। जिसमें बेयर एक्ट नहीं है वो तो क्लास बहुत ही छोटी होती है, जैसे कि ये ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, विधि शास्त्र। ओके, तुम लोग का पेपर था ना किसी चीज का, चलो ठीक है। क्लास खत्म हो जाए फिर तुम लोग को टाइम देते हैं कुछ बोलने पूछने के लिए। रियलिस्ट विचारधारा के अनुसार देखो, हर विचारधारा का अपना एक लॉ के प्रति कोई ना कोई विचार होता है, ठीक है। सविता जस्ट स्टार्ट किया है, ठीक है। आज लास्ट क्लास है और रियलिस्टिक स्कूल पढ़ रहे हैं। ओके, हाँ आई थिंक ऐड नहीं हो पाई थी तब, अब हुई है। और लास्ट क्लास है रियलिस्टिक ज्यूरिस्प्रूडेंस की। कल से हम पढ़ेंगे कंपनी लॉ, सेकंड पेपर है, ठीक है। कंपनी लॉ में करीब 5 बेयर एक्ट हैं जिसमें से एक भी हम नहीं पढ़ेंगे। हम इसको PPT के फॉर्म में पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट सेक्शन होगा वो हम देख लेंगे, ठीक है। ओके, रियलिस्टिक विचारधारा के अनुसार ये रहा, कानून केवल नियमों और सिद्धांतों का संग्रह नहीं है, बल्कि वह है जो वास्तव में न्यायालय और न्यायाधीश करते हैं। कुछ कुछ एनालिटिकल स्कूल की तरह है लेकिन उसके विरोध में है, ठीक है। यह विधि शास्त्र कानून को एक सजीव
गतिशील और व्यवहारिक क्रिया के रूप में देखता है, ना कि केवल ग्रंथों या निर्णयों में लिखे गए नियमों के रूप में। रियलिस्टिक देखो, मीनिंग ही यही है कि रियल होना चाहिए, ठीक है। पढ़ के ही लग रहा है कि कोई चीज क्या होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए, ठीक है। सो ये विचारधारा क्या कह रही है कि जो लॉ है वो सिर्फ जो किताबों में लिखा है वो नहीं है, बल्कि जिसको रियल रूप से न्यायालय, कानून, कोर्ट लागू कर रहा है वो होगा। ओके, यह विधि शास्त्र कानून को एक सजीव, गतिशील और व्यवहारिक क्रिया बताता है। तो सजीव कौन होता है, जो रियल हो, ठीक है। गतिशील कौन होता है, जो ओरिजिनल हो। फिर चीजें गतिशील नहीं होती है, समय के साथ समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। ओके, ना कि केवल ग्रंथों या निर्णयों में लिखा हो, ठीक है, बल्कि वह वास्तव में न्यायालय और न्यायाधीशों के द्वारा किया गया कार्य विधि है। नहीं समझ में आएगा तुमको फर्स्ट क्लास से लेना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा, ठीक है। चलो और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला स्कूल, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका उदय हुआ था, इस स्कूल का। 1920 से लेकर 1940 के दशक में अमेरिकी विधि शास्त्री जो थे मुख्य रूप से इस स्कूल को क्या किए हैं, इंट्रोड्यूस किए हैं। इसका जन्म उस समय हुआ जब पारंपरिक विधि शास्त्र कानून को एक बंद तार्किक प्रणाली मानता था। तो मैंने फिर से बोला इसमें बहुत कुछ है नहीं, फिर भी नोट्स में था तुम्हारे सिलेबस में, तो हम छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि लास्ट 5वीं यूनिट में था। जाहिर सी बात है क्वेश्चन बन सकता है तो PIL से या तो इससे नहीं भी बन सकता है, लेकिन इतने सारे स्कूल में से कम 2-3 स्कूल पे तो बनेगा, ठीक है। प्रभाव क्या है इस स्कूल का, प्रेगमेटिज्म, व्यवहारिक दर्शन। जॉन, देखो पूरा हम लोग बता रहे, इसको याद कर लेना, इस स्कूल में कुछ नहीं पढ़ना है। जॉन ड्यूई और विलियम जेम्स के विचार, व्यवहार विज्ञान, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र ने गहरा प्रभाव डाला। रॉस्को पाउंड के समाजशास्त्री विधिशास्त्र ने इसकी नींव रखी। ओके, सो जॉन ड्यूई और विलियम जेम्स के जो विचार थे उससे ये स्कूल प्रभावित हुआ है, बट इस स्कूल को जो नींव है वो रॉस्को पाउंड के विचारधारा से आई है। अब देखो यहाँ पे तुम कंफ्यूज मत होना, रॉस्को पाउंड जो थे वो सामाजिक विचारधारा से संबंधित हैं, ठीक है। कल की क्लास ली थी किसने, सविता ने, किसी ने तो ली थी, ठीक है। वहां हमने सोशल इंजीनियरिंग पढ़ी थी और मैंने शॉर्ट में याद करने का तरीका बताया था, जब हमारे पास पैसा होता है, पाउंड होगा, तो हम क्या करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, है ना। सोशल इंजीनियरिंग था तो सोशोलॉजिकल स्कूल जो है उससे संबंधित थे ये, बट इन्हीं की विचारधारा से प्रभावित होकर ये स्कूल भी आया है। और देखो, सोशोलॉजिकल स्कूल और रियलिस्टिक स्कूल दोनों 19 और 20 सेंचुरी के बीच में डेवलप हुआ है, ठीक है। बट अगर रॉस्को पाउंड की बात आएगी तो भले उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर रियलिस्टिक स्कूल आया है, बट वो कौन से स्कूल के हैं, सोशोलॉजिकल स्कूल के, ठीक है। मुख्य आंदोलन जो इस स्कूल से संबंधित हैं वो हैं अमेरिकन रियलिज्म और स्कैंडिनेवियन रियलिज्म। तो इतना इसको नहीं याद रखना, फिर भी याद करना हो तो अमेरिकन जो रियलिज्म है, जो अमेरिकन रियलिज्म विचारधारा है, वो इस बात पर फोकस करती है कि कैसे निर्णय लेते हैं, ठीक है। जबकि स्कैंडि स्कैंडिनेवियन जो विचारधारा है वो इस बात पर जोर देती है कि मनोवैज्ञानिक पहलू उस निर्णय के पीछे क्या है या उसका आधार क्या है, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो इसको कैसे याद करना, इसको बस याद कर लेना, बस उसमें कुछ नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने भी 1 या 2 बार ही ये स्कूल पढ़ा है। ओके, और नहीं पढ़ना तो अमेरिकन और इसके इंडियन का वो मत लिखना, ठीक है। जरूरत नहीं है लिखने की वो, हाँ ये लिखना है, परिभाषा और अर्थ लिखना है, ठीक है। रियलिस्टिक विधि शास्त्र के लिए कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं है, लेकिन प्रमुख विचारक कहते हैं। तो कौन कौन से इसके प्रमुख विचारक हैं, पहला हो गया कार्ल कार्ल ड्यूएलिन और दूसरा हो गया ओलिवर, ठीक है।
ओलिवर वेंडेल होम्स जूनियर। फिर से जो चीज तुमको इसमें याद रखनी है, जूरिस्ट के नाम, मेन जूरिस्ट कौन से हैं? कार्ल ल्यूएलिन, दूसरे ओलिवर जूनियर। ठीक है, तो कार्ल क्या बोलते हैं? कानून एक सामाजिक साधन है और इसका वास्तविक रूप वही है जो आधिकारिक और न्यायालय करते हैं। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि लॉ क्या है? एक सामाजिक साधन है। ठीक है, मटेरियल है, सोशल मटेरियल है। ओके, और इसका यूज क्या है? जो कोड करता है, जैसे कोड करता है। अब देखो, अगर कोई तुम में से वकालत कर रहा होगा, प्रैक्टिस कर रहा होगा, तो समझ में आएगा धीरे धीरे कि जो लॉ लिखा है वही लॉ कोर्ट में नहीं चलता। ठीक है, लिखा वाला लॉ चलता है बड़े कोर्ट में, और बड़े कोर्ट में भी प्रैक्टिस में कुछ और चीजें, नई चीजें रहती हैं। ठीक है, जैसे जरूरी है कि किसी ने हत्या की है तो उसको फांसी की सजा मिल सकती है या आजीवन कारावास मिल सकता है। ठीक है, मैक्सिमम, लेकिन कम से कम भी मिल सकता है ना। तो प्रैक्टिस क्या करता है? कम सजा को कम भी कर सकता है। किस आधार पर करता है? तो अगर मनोवैज्ञानिक आधार है तो ये दूसरा वाला जो इसके एक मिनट, उसका नाम हमको फिर नहीं आ रहा। ये स्कैंडिनेवियन स्कूल में जाएगा, और सिर्फ निर्णय देखना है तो अमेरिकन स्कूल में जाएगा। ठीक है, ओके। तो यही बोल रहे हैं कि कार्ल बोल रहे हैं कि लॉ एक सामाजिक साधन है और इसका लॉ का वास्तविक रूप वो होता है जो न्यायालय अपने आप में लागू कर रहा है। ठीक है, जो प्रैक्टिकल में है, ना कि जो बुक में है। ठीक है, और उसके बाद ओलिवर जूनियर कहते हैं कि कानून का जीवन तर्क नहीं बल्कि अनुभव रहा है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको साफ सफाई करें, नहीं तो गंदा सा दिख रहा है एकदम। अच्छा, व्हाइट बोर्ड जो यूज करते हैं ना हम, उस पर ऐसे जस्ट टच कर दो, सब साफ हो जाता है। और फिर जब पीपीटी पे आते हैं तो फिर भूल जाते हैं कि इस पे ये नहीं करना है। ठीक है, इसीलिए। ठीक है, तो कार्ल का नाम याद करना और ओलिवर जूनियर का। ये कहते हैं कि जो लॉ है वो तर्क की बात नहीं है। ठीक है, ये अनुभव की बात है। तो अनुभव कैसे आएगा लॉ में? जाहिर सी बात है, प्रैक्टिस से, या जो न्यायालय में लागू हो रहा है। तो इनडायरेक्टली ये भी वही बात बोल रहे हैं कि जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कानून जो न्यायालय लागू कर रहा है। ठीक है, अब शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, कानून कोई स्थिर नियमों का समूह नहीं है बल्कि यह मानवीय व्यवहार, न्यायाधीशों के निर्णय और सामाजिक आवश्यकताओं से प्रभावित होता है। कुछ कुछ तुमको ये सोशियोलॉजिकल स्कूल की तरह दिख रहा है। देखो, अभी ये इंग्लिश में है। चलो, रियलिस्ट विधि शास्त्र की प्रमुख विशेषताएं। पहली प्रमुख विशेषता, देखो दो तीन हम बता रहे हैं, अगर और होगी तो हम छोड़ देंगे, याद कर लेना। ठीक है, न्यायिक व्यवहार पर ध्यान। न्यायाधीश हमेशा कानून को यांत्रिक रूप से लागू नहीं करते बल्कि उनके निजी विचार, सामाजिक कारक और मनोवैज्ञानिक पहलू भी निर्णयों को प्रभावित करते हैं। सही बात है। कहा जाता है जज का काम एआई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जज जब निर्णय देता है तो प्योर कानून को फॉलो नहीं करता बल्कि कुछ ना कुछ अपना पर्सनल अनुभव भी उसमें लगाता है, मनोवैज्ञानिक अनुभव भी लगाता है। जैसे तुमने देखा है हिंदू मैरिज एक्ट में, हमने देखा था डिवोर्स का मैटर, तो वो मैटर सीधे जाता है जिला न्यायालय में। छोटे न्यायालय में क्यों नहीं जाता? क्योंकि क्या छोटे न्यायालय के जो जज हैं उनको कानून का ज्ञान नहीं है। बट जो जिला न्यायालय का जज होगा उसकी उम्र अधिक होगी, कानून का लिखित रूप के साथ साथ कानून का प्रैक्टिकल ज्ञान भी उसे होगा, प्लस समाज का भी ज्ञान, अन्य एरिया में भी उसको ज्ञान होगा। ठीक है, अनुभव होगा। तो ये रियलिस्टिक स्कूल हो गया। ठीक, तो हमारे लॉ में भी दिखता है, इंडियन लॉ में भी ये चीज दिखती है। ठीक है, दूसरा, कानून की अनिश्चितता। कानूनी नियम अक्सर अस्पष्ट होते हैं और अनेक व्याख्याओं के लिए खुले रहते हैं। ठीक है, कानून की अनिश्चितता। देखो, जो लॉ बुक में लिखा होता है वो जरूरी नहीं हमेशा स्पष्ट हो, इसीलिए अक्सर सुप्रीम कोर्ट वगैरह में केस जाता है कि संविधान के विरुद्ध वगैरह। और कानून को क्या करता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, क्या करता है और अच्छे से एक्सप्लेन करता है। ठीक है, पूर्वानुमान सिद्धांत।
होम्स के अनुसार कानून का वास्तविक अर्थ यह है कि न्यायालय वास्तव में क्या करेंगे। ओके, और उसके बाद फिर ये आ गया, इसको पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। मुख्य विचारक और योगदान। मैंने पहले ही कहा था ओलिवर जूनियर का नाम इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद कर लेना। पूरा नाम याद करना हो तो पूरा याद कर लेना। बट ओलिवर वेंडल होम्स जूनियर, देखो ओलिवर और होम्स ये दोनों अलग अलग करके मतलब ऑप्शन में दे देता है। फॉर एग्जाम्पल लॉ का हुआ, एलएलएम का एंट्रेंस हुआ वगैरह, और तुमको दे देगा किसने कहा था, लिख देगा होम्स। ठीक है, तुमको याद आना चाहिए। ठीक है, ओके। अमेरिकी रियलिज्म के बौद्धिक जनक माने जाते हैं। तो अमेरिकी रियलिज्म अमेरिका से ही उद्भव हुआ है। तो इसके फादर कौन होंगे, ओलिवर। और इनका प्रमुख जो सिद्धांत है, इन्होंने कहा है कानून का जीवन तर्क नहीं बल्कि अनुभव रहा है। जस्ट हमने अभी पढ़ा। ठीक है, इसको रट लेना, लिख देना एग्जाम में। ओके, दूसरा हो गया कार्ल। कार्ल भी इंपॉर्टेंट है, कार्ल का नाम याद रखना। ठीक है, और इनके पीछे का नाम लुइलिन भी याद रखना, मोस्टली कार्ल ही लिख कर आता है। ठीक है, कार्ल एनएल। ओके, इसको भी हमने पढ़ा। जस्ट किताबों में जो कानून लिखा है उससे ज्यादा हमें उसके व्यवहारिक कानून पर जोर देना चाहिए। ओके, इनकी एक बुक थी, इस बुक का नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है, द ब्रेम्बल द ब्रेम्बल बुश 1930 में आई थी। एलएलबी के लिए नहीं, लेकिन एलएलएम के एंट्रेंस वगैरह के लिए अगर तुम लोग पीवाईक्यू बना रहे हो या नेट वगैरह के लिए बना रहे हो तब। लीडिंग स्पोकमैन ऑफ रियलिस्ट मूवमेंट, रियलिस्ट स्कूल के प्रमुख प्रवक्ता थे ये। ठीक है, प्रवक्ता कौन होता है, जो किसी मान लो कोई पार्टी है, उसका प्रमुख प्रवक्ता देखोगे टीवी पे आकर पार्टी की तरफ से बोलेगा। वैसे ही इस स्कूल की वकालत जो करते थे, मतलब इस स्कूल के बारे में बहुत ज्यादा खुलकर बोलते थे, तो लीडिंग स्पोक पर्सन थे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि किताबों में जो कानून है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रैक्टिस में जो कानून है वो होता है। ठीक है, और फिर इनकी बुक का नाम जस्ट हमने पढ़ा, इंग्लिश में ट्रांसलेशन। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, फ्रैंक का नाम जरूर जरूर याद रखना। अगर तुम लोग बाइक की भी उठा के देखोगे तो वहां पे होगा। ठीक है, इनकी बुक का नाम याद रखना, लॉ एंड द मॉडर्न माइंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बुक का नाम। ठीक है, और एलएलबी के लिए याद कर लोगे तो अच्छा ही है। ठीक है, ओके, इसको मैंने ऐसे याद किया था, देखो फ्रैंक है, लोग फ्रैंक होके बात करते हैं। आज के मॉडर्न जमाने में लोग कैसे करते हैं, फ्रैंक होके बात करते हैं। ओके, अपने विचारों के, अपने माइंड में जो चल रहा है उसको फ्रैंक होके बात करते हैं। तो ला एंड द मॉडर्न माइंड किसने दिया था, फ्रैंक ने दिया था। ठीक है, ओके। मनोवैज्ञानिक रियलिज्म के समर्थक थे। इन्होंने कहा कि न्यायाधीशों के अवचेतन मन व्यक्तिगत अनुभव और पूर्वाग्रह निर्णयों को प्रभावित करते हैं। ओके, इन्होंने कहा कि जो न्यायाधीश हैं जब वो जजमेंट देते हैं तो उनके खुद के जो व्यक्तिगत अनुभव हों, ठीक है, अगर वो किसी से पूर्वग्रह निर्णयों से प्रभावित है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के कोई निर्णय से छोटा कोर्ट प्रभावित रहता है। ठीक है, और उनके मन में क्या चल रहा है, ये सब उस जजमेंट पर जो वो जज दे रहा है प्रभाव डालता है। ओके, इनका जो तुमको याद रखना है, बुक का नाम लॉ एंड द मॉडर्न माइंड। सन भले ना याद रखो लेकिन बुक का नाम जरूर याद रखना। चलो, रस्ट पाउंड वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, लेकिन यहाँ पे तुमको नहीं याद रखना, ये सोशियोलॉजिकल स्कूल के हैं। ठीक है, ओके। उन्होंने कहा, उन्होंने कानून को सामाजिक अभियंत्रण का साधन कहा था। ये भी सोशियोलॉजिकल का है, सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है, ओके। यहाँ पे सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके विचारों ने ही रियलिस्टिक स्कूल की नींव डाली थी, प्रभावित किया था। ओके, उसके बाद आ गया स्कैंडिनेवियन रियलिस्ट। ओके, इसको एलएलबी के लिए बस पढ़ के छोड़ देना, इसमें कुछ है नहीं। थोड़ी सी आलोचना भी कर लेते हैं इस स्कूल की,
ये स्कूल न्यायाधीशों जजों पर अत्यधिक जोर देता है, ठीक है, ना कि जो विधायिका कानून बना, विधायिका के ऊपर जोर दो भाई कि कानून अच्छा बनाओ, प्रशासनिक अधिकारियों पर जोर दो कि तुम कानून अच्छे से लागू करो ना। ये सारा कानून किसके ऊपर डाल रही है? न्यायाधीशों जजों के ऊपर कि भैया जो जज करते हैं वही कानून है, बस बात खत्म। तो ये गलत बात हो गई, ठीक है। एक व्यक्ति के ऊपर आप क्या कर रहे हो? शक्ति को केंद्रित करने का प्रयास कर रहे हो। कानूनी सिद्धांतों की उपेक्षा करता है, ठीक है। नियमों के प्रति उनका संदेह कानून में अनिश्चितता लाता है। कानूनी सिद्धांतों की उपेक्षा कैसे करता है? भाई ये बोल रहे हैं कि जो जज कह रहा है वो कानून है, इसका मतलब जो बुक में कानून लिखा हुआ है, कानूनी सिद्धांत, उसकी ये उपेक्षा कर रहे हैं। ओके, चलो अगला है, यदि कानून केवल वही है जो न्यायाधीश करते हैं तो कानून की स्थिरता और निश्चितता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। ओके, अब ये आ गया उसका इंग्लिश वर्जन, और दो और है, इसको पढ़ लेना। मॉडर्न टाइम में रियलिस्ट विचारधारा कैसे प्रभावित कर रही है, हम देख लेते हैं इसको भी, एक मिनट, ठीक है। चलो, तो क्रिटिकल लीगल स्टडी जब हम करते हैं, फेमिनिस्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस और लॉ एंड इकोनॉमिक को आकार देती है यह विचारधारा। आज न्यायालय खुलकर स्वीकार करते हैं कि सार्वजनिक नीति, सामाजिक संदर्भ और मानव व्यवहार कानून को प्रभावित करता है। इसने आधुनिक न्याय दर्शन जैसे न्यायिक सक्रियता, ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? ये हमने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते समय पढ़ा हुआ था, ठीक है, तो प्रभावित किया है। शॉर्ट में समझ लो, जब किसी केस पर न्यायालय खुद से क्या करता है, सुओ मोटो लेकर फैसला करता है या अपने विचार रखता है, ठीक है, कानून को अपने हिसाब से परिभाषित करता है, ठीक है, उसी को कहेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म। ओके, निष्कर्ष आ गया। निष्कर्ष तुम लोग शॉर्ट इससे अपना लिख लेना, नॉट गोना राइट इट, नॉट गोना रीड इट, ओके ना। थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, एमसीक्यू कर लेते हैं। ओके, शिल्पा और कौन कौन है, ठीक है, तुम लोग बताना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, रियलिस्ट स्कूल का मुख्य विचार क्या है? ठीक है, कानून केवल विधान द्वारा निर्मित नियम है? स्पीकर ऑन करके भी बोल सकते हो, नहीं तो मैसेज करके भी बोल सकते हो। विधान द्वारा नहीं होगा, कानून वही है जो न्यायाधीश और न्यायालय व्यवहार करते हैं, ये आंसर है, ठीक है। क्योंकि हमने जस्ट पढ़ा है तो हमें तुरंत आ ही जाएगा। इसमें हमने पढ़ा ही है कि प्रैक्टिकल जो न्यायालय और न्यायाधीश कर रहे हैं वही लॉ होगा, ये इसकी परिभाषा में था, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन मैंने डाला ही नहीं है। किसे अमेरिकी रियलिज्म का जनक कहा जाता है? जेरम फ्रैंक ना, रॉस्को पाउंड सोशियोलॉजिकल स्कूल से थे। इन सब का नाम हमने देखा, बट आंसर होगा ये, ठीक है। ओके, जेरोम फ्रैंक किस विषय पर अधिक जोर देते हैं? सो इन्होंने कौन सी बुक दी? लॉ एंड मॉडर्न माइंड, ओके। कानूनी निश्चितता पर जोर देते हैं? बिल्कुल नहीं। विधायी प्रक्रिया पर नहीं देते, अंतरराष्ट्रीय कानून की कोई बात ही नहीं है। इन्होंने कहा कि जो न्यायाधीश होते हैं उनके जो पर्सनल अनुभव होते हैं उनके जजमेंट पर प्रभाव डालते हैं, ठीक है, तो ये वाला आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर तुम लोग एकदम अच्छे से खुद से दोगे। रियलिस्ट विचार विधि शास्त्र का मुख्य आलोचनात्मक बिंदु क्या है? यह कानून को बहुत जटिल बना देता है, यह न्यायालय के निर्णयों की भूमिका को कम करता है, यह कानून को अनिश्चित और व्यक्तिनिष्ठ बना देता है, या प्राकृतिक अधिकारों को अत्यधिक महत्व देता है। कमेंट करके बताओ या वो करके। देखो, यह कानून को जटिल बना देता है, बिल्कुल नहीं। या प्राकृतिक अधिकार, तो नेचुरल राइट की बात हम नहीं कर रहे थे, गलत। यह न्यायालय के निर्णयों की भूमिका को कम कर देता है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि न्यायालय के निर्णय की भूमिका को ही रियलिस्टिक स्कूल महत्व देता है, तो कम कैसे करेगा, तो ये गलत ही होगा। नाउ, यह कानून को अनिश्चित करता है, सही बात है, क्यों?
क्योंकि ये व्यक्तिनिष्ठ कानून को बना देता है। व्यक्तिनिष्ठ मतलब किसी एक व्यक्ति के पर्सनल आधार पर छोड़ देता है। जैसे यहाँ पे किसके आधार पर छोड़ रहा है? न्यायालय पर छोड़ रहा है। ठीक है, ओके। सो ये था तुम्हारा रियलिस्टिक स्कूल। ओके, और तुम्हारा जूरिस्प्रूडेंस समाप्त। तुम लोग अच्छे से पढ़ लो, क्लास ले लो, सारी नोट्स मैंने दिया हुआ है। अब हम लोग कल से कंपनी लॉ पढ़ेंगे। कंपनी लॉ की नोट्स जो ब्लैक एंड व्हाइट पेज में होती है डॉक्यूमेंट में, वो हम ग्रुप में भेजेंगे, बट क्लास में हम लोग पीपीटी शॉर्ट में ही करेंगे। ठीक है, जैसे ये वाला हम लोग कर रहे हैं डिस्कस, हम लोग अच्छे से करेंगे, बट क्लास की नोट्स जो है क्लास में ही जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। तुमको लिखने का टाइम नहीं मिलेगा ऐसा ना कहना पड़े, इसलिए हम तुम लोग को नोट्स ग्रुप में भेजेंगे डॉक्यूमेंट के रूप में। ठीक है, ओके, चलो फिर हम क्लास कट कर रहे हैं, मतलब वीडियो कट कर, मतलब स्टॉप कर रहे हैं, और जो पूछना है पूछो।